हाय एवरीवन, दिस इज़ पूजा सक्सेना। वेलकम टू पूजा सक्सेना चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी शिक्षा शास्त्र। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने हिंदी शिक्षा शास्त्र का एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था भाषा के कौशल। आज हम जो वीडियो में पढ़ रहे हैं वो है आपके हिंदी शिक्षा शास्त्र का सार, यानी कि जो 26 चैप्टर्स हैं उनका छोटा सा मिला जुला रूप। चलिए जानते हैं। अगर आप पूरी हिंदी शिक्षा शास्त्र को शॉर्टली पढ़ना चाहें तो सबसे पहले हम उसका सिलेबस देख लेते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ हिंदी शिक्षा शास्त्र का सिलेबस। तो सिलेबस की बात करेंगे यहाँ पर। अगर शिक्षा शास्त्र का जो सिलेबस है बच्चों, वो सिर्फ आपके जो चैप्टर हैं हम गिन लेते हैं। देखिए, भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, कार्य करना, बच्चे कैसे भाषा का प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं, इसी में व्याकरण की भूमिका, भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ, क्रमबद्धता, भाषा के चारों कौशल जो कि अपन पढ़ चुके हैं, और शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियाँ। ठीक है, तो इसी को हम शॉर्टली देखते हैं आज। चलिए देखते हैं हिंदी भाषा शिक्षण। अगर हिंदी भाषा शिक्षण की बात करें तो पहला जो क्वेश्चन आता है वो पहले चैप्टर से आता है, और पहले चैप्टर का नाम है भाषा अधिगम और ग्रहणशीलता। तो दोनों का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। भाषा अधिगम, अधिगम माने एक तरह से होता है सीखना, ठीक है, और ग्रहणशीलता का भी मतलब होता है सीखना या अर्जित करना। तो अधिगम के अंतर्गत दो शब्द बार बार पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चंस में। भाषा का विकास, तो भाषा का विकास जो होता है बच्चों वो किया जाता है किसके द्वारा? शिक्षक द्वारा। एक हिंदी भाषी क्लास में भाषा शिक्षण के दौरान एक शिक्षक बच्चों में क्या विकसित करता है? तो बच्चे करते हैं अधिगम, और जो शिक्षक करता है वो बच्चों का भाषा का विकास करता है। ठीक है। दूसरा आपका पॉइंट अगर हम देखें, दूसरा पॉइंट जो देखें वो क्वेश्चन आ जाता है भाषा सीखने से क्या तात्पर्य है? तो भाषा सीखने का जो तात्पर्य है वो अर्थ होता है भाषा अर्जन के संबंध में। भाषा सीखना अर्थात भाषा का अर्जन करना। और भाषा का अर्जन कौन करेगा? शिक्षक तो करेंगे नहीं, भाषा का अर्जन कौन करेंगे? बच्चे। यानी कि बच्चे जब स्वयं भाषा सीखते हैं तो वो क्या कहलाता है? भाषा का अर्जन। तो भाषा अधिगम भाषा विकास से संबंधित है जो कि शिक्षक द्वारा किया जाता है, और भाषा सीखना भाषा अर्जन से संबंधित है जो विद्यार्थी द्वारा किया जाता है। इसके बाद बच्चों, जब बच्चा भाषा सीखता है तो 3 शब्दों की बड़ी चर्चा होती है कि बच्चा मातृभाषा से सीखे, लक्ष्य भाषा से सीखे, द्वितीय भाषा सीखे, या बच्चा पहले कौन सी भाषा सीखे। तो ध्यान रखिए, जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले जो बच्चा सीख कर आता है या सीखता है वो है मातृभाषा। और ये भी बताया गया है कि बच्चों को पढ़ाते समय एक शिक्षक को मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए और मातृभाषा से जोड़कर ही ज्ञान देना चाहिए। जब बच्चा मातृभाषा सीख लेता है, मातृभाषा में परफेक्ट होता है, तभी वो क्या सीख सकता है? लक्ष्य भाषा। यानी सबसे पहले बच्चा मातृभाषा सीखता है, उसके पश्चात लक्ष्य भाषा सीखता है, और उसके पश्चात ही द्वितीय भाषा सीखता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों के भाषा सीखने का क्रम बताइए कि सबसे पहले कौन सी भाषा सीखता है, तो आप कहेंगे पहले मातृभाषा, मातृभाषा से लक्ष्य भाषा, और लक्ष्य भाषा से द्वितीय भाषा। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे आप। लक्ष्य भाषा को आप टारगेट लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं जो हिंदी शिक्षा शास्त्र में शब्द आता है चौथा, वो है भाषा के कौशल। तो आपसे भाषा कौशल का क्रम भी पूछ लिया जाता है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि भाषा के कौशल कितने प्रकार के होते हैं। तो भाषा के कौशल होते हैं 4: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और इनका एक क्रम होता है। सुनना माने कि आपका क्या होगा? लिसनिंग। फिर होता है बोलना, इसका क्रम होगा स्पीकिंग। फिर होता है पढ़ना, इसका क्रम है रीडिंग। और फिर है आपका लिखना यानी कि राइटिंग। तो आपको LSRW से याद रखना है भाषा विकास का क्रम। तो भाषा कौशल भाषा विकास के क्रम के अंतर्गत आते हैं, और भाषा कौशल से कई बार क्वेश्चन बनता है, आपने भी देखा होगा कई बार। हिंदी शिक्षा शास्त्र में जो 5वां शब्द पूछा जाता है जिससे बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बच्चों, तो वो 5वां शब्द है अभिव्यक्ति की क्षमता। क्या अभिव्यक्त करना? भाषा अभिव्यक्ति की क्षमता।
भाषा अभिव्यक्ति की क्षमता में सबसे पहले भाषा का प्रयोग शब्द आता है, फिर भाषा की दक्षता शब्द आती है या क्षमता शब्द आता है, और फिर भाषा की दक्षता आती है। देखिए बच्चे, अगर बच्चे अभिव्यक्ति करना चाहते हैं भाषा की, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, पहले भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। जब भाषा का वो प्रयोग करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, तो उसमें क्या आ जाएगी, भाषा की क्षमता आ जाएगी, भाषा को बोलने की, भाषा को पढ़ने की, भाषा को सुनने की, भाषा को लिखने की। और उसके पश्चात जब बार बार अभ्यास से वो परफेक्ट होने लगेंगे, अनुभव गेन करने लगेंगे, तो फिर क्या मिल जाएगी, भाषा की दक्षता। तो अभिव्यक्ति क्षमता का जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको कई ऑप्शन मिलते हैं जिनमें इन तीनों वर्ड्स का बार बार यूज़ किया जाता है, भाषा प्रयोग, भाषा क्षमता और भाषा दक्षता। तो ये कीवर्ड्स टाइप में है कि अभिव्यक्ति वाले क्वेश्चंस में आंसर कौन से होंगे। फिर अगर हम बात करते हैं अभिव्यक्ति की क्षमता की, तो अभिव्यक्ति की क्षमता के लिए आपके भाषा के जो कौशल हैं उनको अभिव्यक्त करने का क्या माध्यम हो सकता है, उन्हें पता होना चाहिए। तो अभिव्यक्त करने का माध्यम है मौखिक, फिर है लिखित और है सांकेतिक। कैसा है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। सांकेतिक जो भाषा का रूप है वो प्राचीन रूप है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि अगर हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो कैसे अभिव्यक्ति कर सकते हैं भाषा की। तो बच्चों, अपने भाव भंगिमाओं द्वारा अपनी बात को कहना, अपने गेस्चर पोस्चर के द्वारा, हाव भाव के द्वारा बात को बताना, संकेतों का प्रयोग करना, प्रतीकों का प्रयोग करना, चिन्हों का प्रयोग करना, सभी सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। भाषा को बोलना मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगा, भाषा को लिखना लिखित भाषा के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका अगला जो क्वेश्चन बन जाता है वो बन जाता है वाचन कितने प्रकार का होता है, कौन सा ऐसा वाचन है जो शिक्षक के लिए है और कौन सा ऐसा वाचन है जो एक बच्चे के लिए है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं कि जो वाचन है, जो कि अभी हमने मौखिक लिखित में भी पढ़े थे, तो वाचन है वो 3 प्रकार के हैं। वैसे वाचन आपने पढ़े हैं, सभी के 2-2 प्रकार में बांटा गया, लेकिन यहाँ आप पढ़िए एक शॉर्ट में कि वाचन 3 प्रकार के होते हैं जो किसके लिए होते हैं। तो 3 प्रकार के जो वाचन हैं, पहला होता है स्वसर वाचन, दूसरा होता है मौन वाचन, तीसरा होता है द्वुत वाचन। ये किसके लिए है ये मैं लास्ट में बताऊंगी। पहले स्वसर वाचन। स्वसर वाचन की बात करेंगे बच्चों, तो स्वसर वाचन का मतलब क्या होगा, आवाज़ के साथ अर्थ और भाव को ग्रहण करते हुए पढ़ना। स्वसर का मतलब हुआ आवाज़ के साथ पढ़ना। आवाज़ के साथ आप कौन कौन से चैप्टर पढ़ सकते हैं, आप नाटक पढ़ सकते हैं, एकांकी पढ़ सकते हैं, उपन्यास पढ़ सकते हैं। इन तीनों का कभी भी मौन वाचन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये बोलने वाले ही हैं, वाचन कौशल से संबंधित ही हैं। कौन से वाचन से? स्वसर वाचन से। ठीक है, यहाँ क्या होता है ज़रा देखते हैं इनमें क्या होता है। नाटक, एकांकी और उपन्यास में इसमें क्या होते हैं बच्चों, पात्र होते हैं। पात्र अपना अपना रोल अदा करते हैं और इसी माध्यम से इन्हें पढ़ा जाता है। आपस में इसमें संवाद भी होता है, कम्युनिकेशन होता है। और स्वसर वाचन ज़्यादातर महत्वपूर्ण होता है कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बात बताई है कि स्वसर वाचन छोटी कक्षाओं में महत्वपूर्ण होता है। दूसरा वाचन है बेटा अपना मौन वाचन। तो मौन वाचन क्या होगा, जिसमें आवाज़ नहीं होती। इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, कल्पना तर्क शक्ति को विकसित करने के लिए किया जाता है। मौन वाचन करके जब पढ़ते हैं तो अर्थ ग्रहण की क्षमता बढ़ती है। हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए मौन वाचन से संबंधित, है ना। तो अर्थ ग्रहण की क्षमता बढ़ाने के लिए, ज्ञान शक्ति को बढ़ाने के लिए कौन सा वाचन होता है, मौन वाचन, जिसमें आवाज़ नहीं होती, विद्यार्थी मन में पढ़ता है। चलिए जानते हैं अपन तीसरा वाचन। तीसरा वाचन है आपका द्वुत वाचन, ये भी आपने पढ़ रखा है। तो द्वुत वाचन क्या होता है, शीघ्र या तेज गति से पढ़ना या फिर बोलना। कौन कौन सी चीज़ें हम तेज गति से पढ़ सकते हैं, तो आप निबंध तेज गति से पढ़ सकते हैं, आत्मकथा, किसी का जीवन यात्रा या फिर यात्रावत, ये सब, कोई डायरी, कोई कहानी, ये सब आप क्या पढ़ सकते हैं, तेज गति से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्यों पढ़ते हैं इन्हें तेज गति से, क्यों इसलिए पढ़ते हैं, उसका कारण है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और बच्चों को इन्हें ख़त्म करने के लिए टाइम कम पड़ जाता है। ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और बच्चों को इन्हें ख़त्म करने के लिए क्या कम पड़ जाता है, टाइम कम पड़ जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट।
अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये तीनों वाचन जो हमने पढ़े, क्योंकि आप कहेंगे आपने तो कुछ और ही बताया था, सब में दो दो टाइप थे, तो यहाँ आप तीन कैसे कह रही हो? तो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये तीनों वाचन, इन तीनों की बात हो रही थी केवल कि जो वाचन हैं जिनके ये तीन प्रकार हैं, कौन कौन से? पहला है स्वसर वाचन, दूसरा है मौन वाचन, तीसरा है द्वुत वाचन। ये तीनों वाचन किससे करवाने होते हैं? बच्चों के होते हैं। तीनों वाचन किसके हैं बच्चों? बच्चों के। बच्चे करते हैं ऐसे, ठीक है। ये तीन वाचन कौन करता है? बच्चे। लेकिन अब हम जानते हैं कौन से ऐसे वाचन हैं जिनका प्रयोग शिक्षक करते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। शिक्षक से संबंधित वाचन, शिक्षक से संबंधित वाचन कौन कौन से हैं? आदर्श वाचन, ये भी पढ़ा है आपने, अनुवाचन, अनुकरण वाचन, ये भी पढ़ा है, और अनुकरण वाचन, है ना। आदर्श वाचन, अनुवाचन, अनुकरण वाचन, ये तीनों वाचन कौन के हैं? शिक्षक के हैं। देखिए कैसे, कोई चैप्टर पहले टीचर पढ़ेगा, कोई विषय, कोई पाठ पहले कौन पढ़ता है? टीचर पढ़ता है, और बच्चे केवल क्या करते हैं? इसमें सुनते हैं। क्यों? क्योंकि ये आदर्श वाचन शिक्षक से संबंधित वाचन है। फिर दूसरा है अनुवाचन। अनुवाचन में क्या होता है? पहले टीचर बोलता है, फिर बाद में बच्चे उसको रिपीट करते हैं। अनु माने क्या होता है? दोहराना, ठीक है। और तीसरा वाचन भी इसी प्रकार का है लगभग। तीसरा वाचन क्या कह रहा है? टीचर और बच्चे एक साथ बोलते हैं और एक साथ ही दोहराते हैं, एक साथ ही बोलते हैं और एक साथ ही रुकते हैं, यानी साथ में। जैसे कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगान किसका उदाहरण है? अनुकरण वाचन का। और ये तीनों ही वाचन, पहला नाम आदर्श वाचन, दूसरा वाचन अनुवाचन, तीसरा वाचन अनुकरण वाचन, ये तीनों ही वाचन किसके हैं? एक शिक्षक के हैं, शिक्षक द्वारा किए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि एक शिक्षक अपनी भाषा में अनुकरण वाचन करवा रहा है, तो अनुकरण वाचन केवल बच्चों द्वारा किया जाएगा या शिक्षक भी इसमें शामिल होता है? तो आप कहेंगे अनुकरण वाचन शिक्षक से संबंधित वाचन है और शिक्षक भी इसमें शामिल होता है। आदर्श वाचन तो हमेशा शिक्षक का ही होता है। क्या होता है इन सब वाचनों से? जैसे कि 3 अपन ने विद्यार्थियों के पढ़े और 3 शिक्षक के पढ़े, तो इन सब वाचनों से क्या होता है? भाषा का कौशल विकसित होता है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं कि इन वाचनों के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं। पहले इन सभी के बारे में भाषा शिक्षा शास्त्रियों ने भी कुछ कहा है। मनोवैज्ञानिक हैं, कौन कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने भाषा के बारे में बात की है? तो पहले तो अपने न्योम चॉम्स्की हैं, दूसरे हैं अपने वाइगोत्स्की, तीसरे हैं अपने स्किनर और चौथे हैं अपने पियाजे। ये चारों नाम भाषा के तौर पर कई बार जाने गए हैं। चलिए देखते हैं इनने क्या क्या कह दिया। चॉम्स्की, भाषा विकास में विशेष भूमिका रही है इनकी, और ये भाषा के अर्जन को मानते हैं। ये क्या मानते हैं? कि भाषा क्या होती है? अर्जित होती है। भाषा अर्जन पर जोर देते हैं। भाषा अधिगम विकास भाषा अर्जन से ही होता है, माने बच्चे भाषा सीखते हैं क्योंकि उनमें भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, सहज और स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इसलिए बच्चे क्या कर लेते हैं? भाषा को अर्जित कर लेते हैं, सीख लेते हैं। बच्चे परिवेश से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, लेकिन भाषा अर्जन की क्षमता उनमें जन्मजात होती है। कौन कहता है? न्योम चॉम्स्की। दूसरा आ जाइए, चॉम्स्की के बाद वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की भी भाषा को मानते हैं, लेकिन वो मानते हैं कि भाषा अधिगम पर जोर तो देते हैं, अर्थात भाषा का अर्जन जब अधिगम से जुड़ जाए तो कम समय में बच्चों में भाषा विकसित होती है। यानी कि वो भाषा अर्जन और अधिगम को एक साथ महत्वपूर्ण मानते हैं। इन्होंने समाज की भूमिका, विद्यालय की भूमिका और शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने कहा है कि एक बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता है अगर वो समाज से जुड़ जाता है, विद्यालय से जुड़ जाता है, शिक्षक से जुड़ जाता है, समाज से जुड़ जाता है, तो क्या होता है? भाषा सीखना अच्छा हो जाता है, भाषा अच्छे से सीख पाता है। इसलिए भाषा सीखने में समाज की भूमिका को मानने वाले कौन है? वाइगोत्स्की। फिर वाइगोत्स्की ने 2 समाज आपके सिद्धांत भी दे दिए भाषा सीखने के लिए। पहला सिद्धांत है अंतःवाक का सिद्धांत और दूसरा है सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। बच्चे अंदर ही खुद से बात करते हैं, जिसे उन्होंने निजवाक भी कहा है। निजवाक, ठीक है। क्या कहा है? निजवाक। और एक है सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत,
यानी कि बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं, जिससे वो भाषा सीख जाते हैं। फिर आ जाते हैं स्किनर। स्किनर क्या कहते हैं? भाषा अनुकरण से, पुनर्वलन से सीखी जाती है। भाषा अनुकरण पर आधारित है, पुनर्वलन पर आधारित है, अर्थात बच्चे का जो अनुकरण करने का तरीका है वो भाषा अधिगम में क्या होता है? सहायक। बच्चे दूसरों को देखते हैं और उनका अनुकरण करते हैं, उस व्यवहार को वो सीख लेते हैं। तो ये स्किनर ने कहा है। फिर है पियाजे। पियाजे क्या मानते हैं? आयु व संज्ञान, माने एज और बुद्धि, इनको महत्वपूर्ण माना है भाषा को सीखने के लिए। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन से मनोवैज्ञानिक के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता बच्चों में जन्मजात होती है? तो आप कहेंगे चॉम्स्की। कौन से मनोवैज्ञानिक के अनुसार भाषा अर्जन भाषा अधिगम से संबंधित होता है? तो वो है वाइगोत्स्की। कौन से मनोवैज्ञानिक अनुकरण और पुनर्वलन में भाषा का उपयोग मानते हैं? तो वो हैं स्किनर। और कौन से मनोवैज्ञानिक आयु और संज्ञान को भाषा के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? तो वो हैं जीन पियाजे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी को आगे बढ़ाएंगे हम भाषा शिक्षण का संक्षेप अगले वीडियो में। धन्यवाद।